आज की इस उम, विशेष गहन चर्चा में एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो शायद सुनने में थोड़ा तकनीकी लगे। हाँ, कानूनी बातें अक्सर तकनीकी ही लगती हैं शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन असल में ये हर परिवार, हर घर और समाज के हर व्यक्ति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब भी जायदाद या संपत्ति के बंटवारे की बात आती है, तो अक्सर अक्सर परिवारों में अजीब सी हलचल मच जाती है। सही कहा। कई बार तो पीढ़ियों तक चलने वाले विवाद खड़े हो जाते हैं और कई बार अनजाने में लोगों को उनके जायज हक से वंचित रहना पड़ता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। जी। जायदाद सिर्फ ईंट पत्थर या बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। ये पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को भी खोल कर रख देती है। और इसीलिए आज हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यानी द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हमने जिन आधिकारिक कानूनी दस्तावेजों और उन संशोधनों का अध्ययन किया है, उनके आधार पर हम इस जटिल विषय की परतें खोलेंगे। विशेष रूप से 2005 का वह ऐतिहासिक संशोधन जिसने संपत्ति के मामले में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। हमारा मिशन इस चर्चा में बहुत स्पष्ट है। अक्सर अक्सर कानूनी भाषा इतनी भारी भरकम होती है कि आम इंसान उसे पढ़कर ही छोड़ देता है। हम उस जटिल भाषा को डिकोड करेंगे। हाँ, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि अगर कोई व्यक्ति बिना कोई वसीयत बनाए गुजर जाता है, जिसे कानूनी भाषा में उम निर्वसियत या इंटेस्टेट कहते हैं, तो कानून उसकी संपत्ति का क्या करता है। ये केवल धाराओं का गणित नहीं है। ये इस बात का आईना है कि हमारी न्याय प्रणाली परिवार किसे मानती है। और अधिकार की परिभाषा क्या तय करती है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर ये कानून किस पर लागू होता है और किस पर नहीं। ये एक बहुत बुनियादी और अहम सवाल है। इस अधिनियम के नाम में हिंदू शब्द जुड़ा है, तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों के लिए है। लेकिन दस्तावेज की धारा 2 इसे बहुत स्पष्ट करती है। जी। धारा 2 के हिसाब से ये केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोगों पर भी पूरी तरह लागू होता है। और ये भी जानना दिलचस्प है कि कानून की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं। धारा 2 ये भी साफ करती है कि ये मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होता। क्योंकि इन समुदायों के संपत्ति बंटवारे के अपने अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जिन्हें हम पर्सनल लॉज कहते हैं। सही कहा। और इसमें एक और बहुत बड़ा अपवाद है। संविधान के अनुच्छेद 366 के तहत आने वाली अनुसूचित जनजातियां, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, तो उन पर ये लागू नहीं होता। जब तक केंद्र सरकार विशेष रूप से राजपत्र में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी न करे, तब तक अनुसूचित जनजातियों पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। ये उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को संरक्षित रखने के लिए किया गया होगा। बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। ये एक बहुत ही अहम जानकारी है। अब इससे पहले कि हम संपत्ति के बंटवारे के नियमों में उलझें, कुछ बुनियादी पारिवारिक शब्दों को समझना होगा जो धारा 3 में परिभाषित किए गए हैं। हाँ, क्योंकि आगे पूरी चर्चा इन्हीं शब्दों पर टिकने वाली है। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है निर्वसियत या इंटेस्टेट। आसान भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए कोई वैध वसीयत बनाए बिना ही दुनिया से चला जाता है, तो उसे निर्वसियत कहा जाता है। कानून तभी तस्वीर में आता है जब वसीयत नहीं होती। अगर वसीयत है तो फिर कानून अपना दखल नहीं देता। लेकिन जो दो शब्द अक्सर लोगों का सिर घुमा देते हैं, वे हैं गोत्रज और बंधु। गोत्रज को अंग्रेजी में एग्नेट कहते हैं और बंधु को कॉग्नेट। मैंने जितना पढ़ा, गोत्रज शायद वे हैं जो सीधे पिता के खानदान से आते हैं। हाँ, इसे एक फैमिली ट्री या वंशावली की कल्पना कर कर आसानी से समझा जा सकता है। गोत्रज वे रिश्तेदार हैं जो पूरी तरह से पुरुष वंश के माध्यम से, यानी पैटर्नल लाइन से रक्त या गोद लेने से जुड़े होते हैं। मतलब रिश्ते की कड़ी में कोई महिला नहीं आनी चाहिए। एकदम सही। जैसे पिता, पिता के पिता, चाचा, दादा, ये सब गोत्रज हैं। वहीं दूसरी ओर बंधु या कॉग्नेट वे रिश्तेदार हैं जो रक्त या गोद लेने से तो जुड़े हैं, लेकिन यह जुड़ाव पूरी तरह से पुरुष वंश के माध्यम से नहीं होता। यानी रिश्ते की कड़ी में कहीं ना कहीं कोई महिला जरूर आती है, हाँ। जैसे कि नानी, बुआ या मामा के माध्यम से स्थापित होने वाले रिश्ते। बिल्कुल। और रिश्तों की इस बारीकी को समझने के लिए कानून रक्त संबंधों को भी अलग अलग चश्मे से देखता है। हाँ, मैंने देखा कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि खून का रिश्ता है या नहीं है, वो ये भी देखता है कि वो रिश्ता बना कैसे है।
इसकी तीन मुख्य श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है फुल ब्लड या पूर्ण रक्त। इसका मतलब है जब दो लोग एक ही माता और एक ही पिता की संतान हो। हाँ, और दूसरी श्रेणी है हाफ ब्लड या सौतेला रक्त। इसका एक उदाहरण ऐसे लिया जा सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की दो शादियां हुई हैं। पिता तो एक ही हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं। तो उन बच्चों के बीच का रिश्ता हाफ ब्लड कहलाएगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे यूटेराइन ब्लड कहते हैं। इसमें माता एक ही होती है लेकिन पिता अलग अलग होते हैं। ये काफी तकनीकी है। है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि कानून इन रिश्तों की गहराई को नापने के लिए भावनाओं का सहारा नहीं लेता। वो प्यार या लगाव नहीं देखता। वो इन तकनीकी और जैविक परिभाषाओं का उपयोग करके एक ऐसा गणितीय ढांचा तैयार करता है जिससे ये तय हो सके कि संपत्ति पर पहला, दूसरा और तीसरा अधिकार किसका होगा। ये सच में गणितीय ढांचे जैसा ही है। और यही बात हमें पुरुषों की संपत्ति के बंटवारे के नियमों की तरफ ले जाती है। जी, धारा 8 से लेकर 13 तक के नियम ये तय करते हैं कि जब किसी पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत बनाए होती है तो जायदाद का क्या होगा। धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं क्लास वन हैज यानी अनुसूची का वर्ग एक। नियम कहता है कि अगर इस वर्ग का एक भी सदस्य जीवित है तो बाकी किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब संपत्ति सिर्फ इसी वर्ग में बटेगी। बिल्कुल। क्लास वन में सबसे करीबी रिश्तेदार आते हैं। इसमें मुख्य रूप से बेटा बेटी, विधवा पत्नी और माँ शामिल हैं। और कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर किसी बेटे या बेटी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है तो जायदाद में उनके हिस्से का नुकसान ना हो। हाँ, उस मृत बेटे या बेटी के बच्चे और मृत बेटी की विधवा भी इसी क्लास वन में आते हैं ताकि उन्हें उनके माता पिता के हिस्से का अधिकार मिल सके। रुको, ये बहुत अजीब है। मतलब मैंने जब इस हिस्से को पढ़ा तो मुझे काफी हैरानी हुई। इस क्लास वन में माँ को तो शामिल किया गया है जिसका मतलब है कि संपत्ति पर उनका पहला हक है, लेकिन पिता इस सूची से पूरी तरह गायब है। ये सचमुच एक ऐसा पहलू है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। पिता को क्लास 2 में धकेल दिया गया है। कानून ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर किसी पुरुष का निधन होता है और उसके परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और माँ जीवित हैं, तो पिता को उस संपत्ति में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। संपत्ति पूरी तरह से क्लास वन के सदस्यों में बढ़ जाएगी। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का ऐतिहासिक और सामाजिक तर्क ये माना जाता है कि पितृसत्तात्मक समाज में एक माँ अपने बेटे पर आर्थिक रूप से अधिक निर्भर होती है, जबकि पिता को आमतौर पर परिवार का आर्थिक मुखिया माना जाता है। अच्छा, इसलिए क्लास 2 जिसमें पिता, भाई, बहन, पोते पोती आदि आते हैं, उन्हें संपत्ति केवल और केवल तभी मिलती है जब क्लास 1 का कोई भी वारिस जीवित ना हो। बिल्कुल। और अगर क्लास 2 में भी कोई ना बचे तो? तब मामला तीसरे नंबर पर गोत्रज के पास जाता है, यानी एग्नेट्स। और अगर कोई गोत्रज भी नहीं है तो आखिर में चौथे नंबर पर बंधु को संपत्ति मिलती है, यानी कॉग्नेट्स। चलिए मान लेते हैं कि संपत्ति क्लास 1 के वारिसों में बंटनी है। तो ये बंटवारा आखिर होता कैसे है? क्या बेटों को बेटियों से ज्यादा मिलता है? धारा 10 इसके बारे में काफी स्पष्ट है। क्लास वन के सभी उत्तराधिकारियों को एक साथ और बराबर हिस्सा मिलता है। एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके पीछे उसकी एक विधवा पत्नी है, एक माँ है, एक जीवित बेटा है और एक जीवित बेटी है। तो कानून के अनुसार संपत्ति के 4 बराबर हिस्से होंगे। पत्नी को एक हिस्सा, माँ को एक हिस्सा, बेटे को एक हिस्सा और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, जो बच्चे पहले ही गुजर चुके हैं, उनकी शाखा या ब्रांच को भी एक पूरा हिस्सा मिलता है। हाँ, मान लीजिए ऊपर वाले उदाहरण में एक और बेटा था जिसका पहले ही निधन हो चुका था, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं, तो संपत्ति के 5 हिस्से होंगे। वो पांचवा हिस्सा उस मृत बेटे के नाम पर निकलेगा और फिर उसके दोनों बच्चों में आधा आधा बढ़ जाएगा। सही कहा। ये वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय संगत रूप से आगे बढ़े। अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जहां कानून ने समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया। महिलाओं के संपत्ति अधिकार और उनमें हुए ऐतिहासिक बदलाव। ये इस अधिनियम का सबसे अहम हिस्सा है। बात करते हैं धारा 14 की। ये धारा इस पूरे अधिनियम का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा महसूस होती है, क्योंकि 1956 से पहले अक्सर महिलाओं को जो भी संपत्ति मिलती थी, उस पर उनका केवल सीमित अधिकार या लिमिटेड ओनरशिप होता था। वे उस संपत्ति में रह सकती थी, उसका इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसे अपनी मर्जी से बेच नहीं सकती थी।
धारा 14 ने इस पुरानी व्यवस्था को जैसे उखाड़ फेंका। इस धारा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि एक हिंदू महिला के पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो उसे विरासत में मिली हो, बंटवारे में मिली हो, भरण पोषण के बदले मिली हो या उसने अपनी खुद की मेहनत से खरीदी हो, वो उस संपत्ति की पूर्ण स्वामी है। एब्सोल्यूट ओनर। अब वो किसी के अधीन नहीं है। वो जैसे चाहे उस संपत्ति का उपयोग कर सकती है, उसे बेच सकती है, गिरवी रख सकती है या किसी को दान में दे सकती है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कानूनी कदम था। ये तो बहुत ही सकारात्मक कदम था। लेकिन जब बात आती है कि किसी महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी, खासकर बिना वसीयत बनाए, तो धारा 15 और 16 के नियम सामने आते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। महिलाओं के उत्तराधिकार के नियम पुरुषों के नियमों से काफी अलग हैं। बिल्कुल। जब किसी महिला की मृत्यु होती है, तो सामान्य स्थिति में उसकी संपत्ति सबसे पहले उसके बच्चों और उसके पति को जाती है, जिसमें मृत बच्चों के बच्चे भी शामिल हैं। और अगर बच्चे या पति जीवित नहीं है, तो संपत्ति पति के वारिसों को चली जाती है। उसके बाद कहीं जाकर महिला के माता पिता का नंबर आता है। और यहीं पर धारा 15 का वो अपवाद सामने आता है जो इस कानून की एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। कानून ये देखने लगता है कि महिला के पास वो संपत्ति आखिर आई कहाँ से थी। हाँ, सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर महिला को वो संपत्ति अपने माता पिता से विरासत में मिली थी और मृत्यु के समय उस महिला का कोई अपना बच्चा जीवित नहीं है, तो वो संपत्ति उसके पति या पति के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं जाएगी। सही कहा। ऐसी स्थिति में वो संपत्ति वापस महिला के पिता के वारिसों के पास लौट जाएगी। इसी प्रकार अगर महिला को कोई संपत्ति अपने पति या ससुर से विरासत में मिली थी और उसके अपने बच्चे नहीं है, तो वो संपत्ति वापस पति के वारिसों के पास चली जाएगी। इस नियम को गहराई से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि कानून कहीं ना कहीं महिलाओं को संपत्ति का अस्थायी संरक्षक मान रहा है। टेम्पररी कस्टोडियन, जैसे कि मूल उद्देश्य उस जायदाद को उसी रक्त रेखा या ब्लड लाइन में वापस भेजना है जहां से वो आई थी। यह पितृसत्तात्मक सोच की एक झलक दिखाता है कि संपत्ति परिवार से बाहर न जाने पाए। हालांकि समय के साथ राज्यों ने भी अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव किए हैं। जैसे केरल का संशोधन। हाँ, केरल ने एक नियम जोड़ा कि अगर महिला को कोई संपत्ति अपने उस बेटे से विरासत में मिली है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो महिला के निधन के बाद वो संपत्ति सीधे उस मृत बेटे के वारिसों के पास ही वापस चली जाएगी। ये दर्शाता है कि कानून पत्थर की लकीर नहीं है। समाज की बदलती जरूरतों के साथ इसमें संशोधन होते रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस अधिनियम के सबसे चर्चित हिस्से धारा 6 और 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। यह बदलाव पैतृक संपत्ति या को पार्सनरी प्रॉपर्टी में बेटियों के अधिकारों को लेकर है। 2005 से पहले की स्थिति बहुत ही भेदभावपूर्ण थी। संयुक्त हिंदू परिवार में केवल बेटों को ही जन्म से सहदायिक या को पार्टनर माना जाता था। जन्म लेते ही बेटों का तो पैतृक संपत्ति पर अधिकार तय हो जाता था, लेकिन बेटियों का कोई हक नहीं होता था। ये सीधे सीधे समानता के अधिकार का उल्लंघन था। लेकिन 2005 के संशोधन ने इस तस्वीर को पूरी तरह पलट दिया। इस ऐतिहासिक बदलाव ने बेटियों को जन्म से ही बेटों के बिल्कुल समान अधिकार दे दिए। अब एक बेटी भी जन्म लेते ही सहदायिक बन जाती है। उसे भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा मांगने का उतना ही कानूनी अधिकार है जितना कि एक बेटे को है। और केवल अधिकार ही नहीं, संपत्ति से जुड़े जो भी दायित्व या पारिवारिक कर्ज होंगे, बेटी भी बेटे की तरह उनके लिए समान रूप से जिम्मेदार होगी। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों में समानता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का नजरिया बहुत ही प्रगतिशील रहा है। दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि तमिलनाडु ने 1989 में और कर्नाटक ने 1990 में ही अपने राज्य कानूनों में संशोधन करके बेटियों को सहदाई संपत्ति में समान अधिकार दे दिए थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने भी पहले ही ऐसे कदम उठा लिए थे। केंद्र सरकार ने 2005 में आकर इस समानता को पूरे देश के लिए अनिवार्य बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य की अच्छी पहल पूरे राष्ट्र के कानून की दिशा तय कर सकती है। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के उन पन्नों को पलटते हैं जो किसी क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। हाँ, धारा 18 से लेकर 29 तक कुछ ऐसे विशिष्ट और असाधारण नियमों का उल्लेख है जो दिखाते हैं कि कानून सिर्फ सीधी सादी स्थितियों के लिए नहीं बना है। ये मानव जीवन की जटिलताओं और चरम दुर्घटनाओं के लिए भी पूरी तरह तैयार है। जैसे धारा 20 गर्भ में पल रहे बच्चे के अधिकार की बात करती है।
यह नियम न्याय के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है और उस समय उसकी पत्नी गर्भवती है। कानून ये नहीं कहता कि बच्चा दुनिया में नहीं आया तो उसका हक मारा जाएगा। नियम ये है कि अगर वो बच्चा बाद में जीवित पैदा होता है तो उसका उस संपत्ति पर बिल्कुल वैसा ही अधिकार होगा जैसे कि वो अपने पिता की मृत्यु से पहले ही पैदा हो गया हो। यानी संपत्ति में उसका हिस्सा उसी दिन से सुरक्षित मान लिया जाता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और एक और स्थिति जो सोचने पर मजबूर कर देती है, एक साथ मृत्यु की धारणा, प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ्स, जो धारा 21 में है। ये काफी पेचीदा स्थिति होती है। मान लीजिए कि एक पिता और उसका इकलौता जवान बेटा एक ही कार में जा रहे हैं और एक भयंकर दुर्घटना हो जाती है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये कोई नहीं बता सकता कि पहले सांस किसकी रुकी। अब उत्तराधिकार के मामले में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि पहले कौन मरा। अगर पिता पहले मरा तो संपत्ति पहले बेटे के नाम जाएगी और फिर बेटे के वारिसों को। अगर बेटा पहले मरा तो पिता की संपत्ति का बंटवारा अलग तरीके से होगा। ऐसे पेचीदा मामलों में कानून कोई भावुक फैसला नहीं लेता, वो एक तार्किक धारणा बनाता है। धारा 21 स्पष्ट कहती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, ये मान लिया जाएगा कि छोटे व्यक्ति ने बड़े व्यक्ति से अधिक समय तक जीवन जिया। यानी द यंगर सर्वाइव द एल्डर। उस कार दुर्घटना के मामले में कानून मानेगा कि पिता की मृत्यु पहले हुई और बेटे की बाद में। और उसी धारणा के आधार पर जायदाद के बंटवारे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कानून ने हर अनिश्चित स्थिति के लिए एक रास्ता निकाल कर रखा है। अब एक और नियम देखते हैं जो धारा 25 में है, हत्यारा अयोग्य या मर्डरर डिस्क्वालिफाइड। ये सुनने में सीधा लगता है कि अपराध करने वाले को फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये नियम एक बहुत ही मजबूत फेल सेफ या सुरक्षा तंत्र है। इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां संपत्ति के लालच में लोग अपने ही रिश्तेदारों की हत्या कर देते थे। धारा 25 सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या की साजिश रचने में मदद करता है, तो वो उस मृत व्यक्ति की संपत्ति का वारिस बनने के लिए पूरी तरह अयोग्य हो जाता है। कानून उसे ऐसे मानकर चलता है जैसे वो हत्यारा उस संपत्ति के उत्तराधिकार के क्रम में मौजूद ही नहीं है। कोई भी अपने किए गए अपराध का फल मीठे रूप में नहीं चख सकता। इसके अलावा धारा 26 में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक नियम है। मान लीजिए कि एक हिंदू व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपना लेता है, तो क्या उसे बेदखल कर दिया जाएगा? कानून कहता है कि धर्म परिवर्तन के बाद उस व्यक्ति को तो उसके हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन उस धर्म परिवर्तन के बाद जो उसके बच्चे पैदा होंगे और उनके आगे के जो वंशज होंगे, वे अपने हिंदू रिश्तेदारों की संपत्ति के वारिस नहीं हो सकते। हाँ, अगर उत्तराधिकार खुलने के समय वे बच्चे हिंदू धर्म में वापस आ चुके हैं, तब उन्हें अधिकार मिल सकता है। लेकिन कानून जहाँ सख्त है, वहीं वो मानवीय भी है। धारा 28 इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पुराने समय में समाज में कुछ भ्रांतियां थीं कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, अपंगता है या कोई शारीरिक दोष है, तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन धारा 28 स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रकार की बीमारी या शारीरिक दोष किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। यह समानता और न्याय की दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में आता है, अगर किसी मृत व्यक्ति की पूरी वंशावली में कोई भी न बचे तो क्या होगा? न क्लास 1, न क्लास 2, न कोई गोत्रज और न ही कोई बंधु। एकदम आखिरी स्थिति में संपत्ति कहाँ जाती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो कोई भी संपत्ति बिना मालिक के नहीं रह सकती। इस स्थिति को धारा 29 के तहत राजगामी या एंशचीट कहा जाता है। एस्टेट हर के ही कंधों पर आ जाती है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात साफ हो जाती है, 1956 का ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम महज कागज पर लिखी कुछ धाराओं का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता नक्शा है कि कैसे एक समाज में रक्त संबंधों को कानूनी मान्यता दी जाती है। हमने देखा कि कैसे समय के साथ महिलाओं के अधिकारों का विकास हुआ, चाहे वो संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार हो या 2005 के संशोधन के जरिए बेटियों को मिला बराबरी का दर्जा। और ये भी जाना कि कानून दुर्घटनाओं से लेकर हत्या जैसी अनिश्चित स्थितियों से निपटने के लिए कितना तैयार है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये पूरी जानकारी केवल वकीलों या कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अधिकारों का बंटवारा कैसे होता है, कौन सा रिश्तेदार किस श्रेणी में आता है, ये जानना हर एक परिवार के लिए अहम है।
ये सिर्फ पैसे या जमीन का लालच नहीं है। ये भविष्य की वित्तीय सुरक्षा तय करने का और आपस में होने वाले मनमुटाव या कानूनी लड़ाइयों से बचने का एक कारगर तरीका है। जब अधिकारों की स्पष्टता होती है, तो विवादों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार है जो शायद हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरे कानून को अगर ध्यान से देखें, तो इसमें रक्त संबंधों और पारंपरिक विवाह पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सारी धाराएं, परिभाषाएं, गोत्रज और बंधु, ये सब खून और विवाह के ढांचे के इर्द गिर्द बुने गए हैं। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज लोग चुने हुए परिवारों या चोजन फैमिलीज में रह रहे हैं। ऐसे ढांचे जहाँ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन लोग साथ रह रहे हैं, एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। बिना पारंपरिक विवाह किए लोग जीवन भर साथ बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए गुजर जाता है, तो इन चुने हुए रिश्तों का क्या होगा? एक बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। क्या भविष्य में हमारे उत्तराधिकार कानूनों को एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या न्याय प्रणाली को उन रिश्तों को भी मान्यता देनी पड़ेगी जो खून की बजाय देखभाल, प्रेम और सालों के सहजीवन से बने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में समाज और कानून दोनों को मिलकर ढूंढना होगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने कानूनी दस्तावेजों से परे जाकर पारिवारिक रिश्तों और अधिकारों को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सीखते रहिए और नए सवाल उठाते रहिए।